नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, सीएम योगी गोरखपुर कुशीनगर के दौरे पर हैं। वहाँ हाँ। बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे वो, और उनके हाँ। बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हाँ। कहा जा रहा है कि फिलहाल वो 3 दिन गोरखपुर प्रवास करेंगे, 3 दिन गोरखपुर में रहेंगे। हाँ, और बड़ी खबरें आने लगी बड़ी सीएम के जी, दौरे के कार्यक्रम पहले दिन से ही। कुशीनगर में उन्होंने करीब 450 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। तमकुही राज में कार्यक्रम का आयोजन किया था अनुराग। तमकुही राज विधानसभा 2012 से अस्तित्व में आई, 2008 के परिसीमन के बाद बनी थी, लेकिन पहली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ से जीत मिली। पहली बार जीती है बीजेपी। हाँ। यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय विधायक कुमार लल्लू लल्लू पहले और दूसरे टर्म यानी 2012 और 17 में लगातार 2 बार विधायक रहे, लेकिन 22 में भाजपा ने उन्हें पटक दिया है। तो उस इलाके में 424 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मैं बता दूं कि तमकुही राज ऐसा क्षेत्र है कुशीनगर का, बहुत पिछड़ा इलाका है, और जब बाढ़ की स्थिति होती है ना, बहुत बाढ़ छाती छाती तक पानी भर जाता है और बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग विस्थापित होते हैं। तो सीएम ने जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, उससे वाकई तमकुही राज की तकदीर बदलनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात उन्होंने एक और कह दी, फाजिल नगर कुशीनगर की ही एक विधानसभा है। कुशीनगर की विधानसभा है। स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ से हाँ। चुनाव लड़ते रहे हैं, लड़ चुके हैं। हाँ, और हार चुके हैं 2022 में। तो उसका नाम बदलकर अब पावागढ़ करने का ऐलान सीएम ने मंच से कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद की ओर से इसका प्रस्ताव भेजा गया था सरकार को, और सरकार ने उसको स्वीकृति देते हुए अब फाजिल नगर का नाम पावागढ़ किया जाएगा। भगवान महावीर से संबंधित पावागढ़ जैन धर्म से जुड़ा हुआ। हाँ, तो इसका भी हवाला सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। और मतलब इलाहाबाद को प्रयागराज, फैज़ाबाद को अयोध्या, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद अब फाजिल नगर, हालांकि फाजिल नगर जिला नहीं है, एक कस्बा है, लेकिन उसका नाम पावागढ़ कर दिया गया है। अब इंतज़ार है कि अलीगढ़ को आर्यनगर, लखनऊ को लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी, इन सब की दिशा में भी क्या सरकार और आगे बढ़ेगी। लखनऊ का नाम बदलने की बात बिल्कुल। तो पहले दिन जो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा था, उसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं अनुराग। अब गोरखपुर में भी तमाम सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करना है, क्योंकि ये चुनावी साल है, तो इसलिए इस तरह की घोषणाएं का सिलसिला चलता रहेगा। अगली खबर पर आते हैं मनीष। बिजली के बढ़े सरचार्ज को लेकर बड़ी गहमा-गहमी है। 10% सरचार्ज बढ़ाया गया था, और उसके बाद जो है नियामक आयोग ने पूछा है यूपीसीएल से कि कैसे बढ़ा दिया आपने। उसमें कुछ पिछले साल का भी कहा जा रहा है कि पिछले साल के बकाया और कुछ कैलकुलेशंस को जोड़ दिए गए हैं, जिस पर थोड़ा एतराज़ जताया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, अब ये सरकार की एजेंसी है तो हम सरकार भी कह सकते हैं, हाँ सरकार ही कहा जाए, करीब 1600 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़े हैं उसको मार्च के महीने में, बिजली को खरीद करने में और लोगों तक पहुंचाने में, ईंधन के बढ़े दामों की वजह से। अब इसका हवाला यूपीपीसीएल ने ये दिया कि चूंकि ऐसा नियम है कि यदि अतिरिक्त पैसा खर्च होता है तो वो जनता से वसूला जाए। इसी आधार पर मार्च में जो उसको 1600 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए हैं, अच्छा ये वसूली 3 महीने बाद कर सकता है। नाम भी उसका फ्यूल सरचार्ज रख दिया, कोयला महंगा हो गया, मोटा हाँ बिल्कुल। तो अब चूंकि 3 महीने बाद वसूल सकते हैं आप जनता से, तो इसीलिए मार्च का जो वसूली है वो जून में की जाएगी। और बिजली का जितना बिल है उस पर 10% टैक्स लगेगा। बिजली का जो रेट पर यूनिट यूपी में है वो रिवाइज नहीं हुआ है, वो नहीं बढ़ाया गया है। हाँ, वो यही है कि आपके बिल में 10% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन लोगों को ये उम्मीद जगी है कि शायद इसे यूपीपीसीएल को वापस लेना पड़े, क्योंकि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में एक अर्जी लगाई है, याचिका लगाई है सुनवाई के लिए, और नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल से ये पूछा है कि आपने क्यों ये सरचार्ज लगाया, इसकी क्या वजह थी, और पहली नज़र में बिना किसी अनुमति के आपका सरचार्ज लगाना गलत भी है। लेकिन अब यूपीपीसीएल नियामक आयोग को क्या जवाब देता है, नियामक आयोग को कितना कन्विंस करता है, इस पे निर्भर करता है कि जून के महीने निर्भर करता है मनीष। और ये चूंकि चुनावी साल है और बिजली को लेकर बड़ी गहमा-गहमी रही है, स्मार्ट मीटर, डिमांड सप्लाई, पावर कट, तो ऐसे में लगता है कि हो सकता है ये वापस हो जाए। एक उम्मीद तो बनती है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। इस समय महंगाई तो चरम पे है ही। एक और खबर और एक चीज़ और भी है ना अनुराग, चूँकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, सीएनजी
इनके दाम बढ़ने से बीच में आपने देखा था कि एलपीजी की कमी के कारण सरकार ने भी प्रोत्साहित किया था लोगों को इंडक्शन चूल्हे लेने के लिए जो बिजली पे चलते हैं। अब एक तरफ तो ये तो हुआ ना कि आपने ऊपर चढ़ाया और मार दिया, बिजली पर इंडक्शन का इस्तेमाल बीच के 1-2 महीने आपने प्रोत्साहित किया और उसके बाद बिजली के रेट बढ़ा बहुत हुआ था। और अगली खबर पर आ जाते हैं मनीष। प्रतीक यादव की बेटी पद्मजा की आज एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने दिवंगत पिता प्रतीक यादव की का टैटू बनवाती हुई दिख रही हैं। और उस टैटू आर्टिस्ट ने सोशल मीडिया पे वो वीडियो शेयर किया और उसके बाद वो वायरल हो गया है। तो ये बड़ा भावुक पल दिख रहा था वीडियो में। अनुराग और प्रतीक यादव अपने पीछे 2 छोटी बच्चियों को छोड़कर गए हैं और इस तरीके से असामयिक मृत्यु हो जाना 38 साल की उम्र में, वाकई में ये बहुत ही दुखद रहा पूरे प्रदेश भर के लिए। और उनकी याद में उनकी बच्ची ने अपने हाथ पर वो टैटू बनवाया है। और जिस तरीके से प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच रिश्ते भी रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत समय से बच्चों को भी प्रतीक से अटैच्ड थी बच्चियां। अटैच थी। नहीं, देखिए क्या होता है, माँ बाप में रिश्ते मधुर नहीं रह जाते हैं, उसका बहुत खराब असर बच्चों पे पड़ता है। और जाहिर तौर पर उस दौर से बच्चियां गुजरी होंगी और उसके बाद अब ये वज्रपात, पिता का न होना। सही बात है। एक और खबर पे चर्चा कर लेते हैं। आजमगढ़ से एक गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद शेख की। हाँ। और इनके कुछ पाकिस्तानी कनेक्शन, ISI कनेक्शंस की भी बात की जा रही है। तो ATS ने गिरफ्तारी की है। ATS ने गिरफ्तारी की है और इस पर आजमगढ़ का नाम सुनते ही उस आतंकवादी की, संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद ओम प्रकाश राजभर बहुत बयानबाजी में उतर आए हैं। उन्होंने तो वो आजमगढ़ मामलों के विशेषज्ञ हैं। हाँ, आजमगढ़ मामलों में विशेषज्ञ हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है और यहीं से क्यों संदिग्ध आतंकी पकड़े जाते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी को ऐसे संदिग्ध आतंकियों का प्रश्रय है क्या? क्योंकि वो सेंधमारी के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन ये एक बड़े नेक्सस का खुलासा ATS ने किया है। इसमें सोशल मीडिया के जरिए मोहम्मद शेख के ISI से भी रिश्ते एस्टेब्लिश हुए हैं और नए बच्चों को रिक्रूट करने का काम भी जिम्मेदारी थी। इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अब ATS इनको रिमांड पर लेकर और पूछताछ करेगी तो इसकी अन्य परतें खुलेंगी। लेकिन देखिए, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, उसको इतनी जल्दी राजनीतिक दलदल में घसीट लेना, ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, नैरेटिव डाइवर्ट। बचना चाहिए इससे, क्योंकि ये संवेदनशील मसले होते हैं। पुलिस से पूछताछ के बाद पुलिस ATS कुछ निष्कर्ष निकालेगी। तो यूपी की सुर्खियों को आज यहीं विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे यूपी की सुर्खियां लेकर। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार।